यूएस एनर्जी जायंट कॉनेक्स ऑयल अल सुबैह परिवार द्वारा पर्शियन गल्फ के खाड़ी के एक राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो रहा है। एमिरेट्स के विदेश मंत्री प्रिंस नासिर ने एक चीनी कंपनी को नेचुरल गैस के ड्रिलिंग की अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे अमेरिकी तेल उद्योग और अमेरिकी सरकार काफ़ी परेशान है। अपने घटे हुए उत्पादन क्षमता की भरपाई के लिए कॉनेक्स किलन नामक एक छोटी तेल कंपनी के साथ एक संदिग्ध विलय की योजना बना रहा है, जिसने हाल ही में कजाकिस्तान के तेंगिज़ फील्ड में ड्रिलिंग की राइट्स हासिल किए हैं। अगर कॉनेक्स किलन एक देश होता तो वो दुनिया की 23rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होता और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स को इस पर चिंता है। टिम व्हाइटिंग के नेतृत्व वाले वॉशिंगटन DC स्थित एक कानूनी फर्म व्हाइटिंग स्लोन को विलय की राह आसान बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। उस फर्म के एक सहयोगी बेनेट हॉलिडे को न्याय विभाग में उचित परिश्रम के चाप छोड़ने और भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को टालने का काम सौंपा गया है। एमिर की कहानी संपादित कैरन ब्रायन वुडमैन जिनेवा में रहने वाले एक अमेरिकी एनर्जी एनालिस्ट हैं। वुडमैन के सुपरवाइजर उन्हें स्पेन के मार्बेला स्थित आमिर की निजी संपत्ति में आयोजित एक निजी पार्टी में अपने कंपनी की सेवाएं देने के लिए बुलाते हैं। पार्टी के दौरान आमिर की बीमारी के कारण वुडमैन उनसे सीधे बात नहीं कर पाते, जबकि उसी समय एमिर की छोटी बेटे प्रिंस मिसाल अल सुबैह रिमोट कंट्रोल कैमरों के ज़रिए चीनी तेल अधिकारियों को संपत्ति के कई कमरे और इलाके दिखाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि स्विमिंग पूल के पानी के नीचे की लाइटों में से एक में आई दरार से पानी में बिजली दौड़ गई है। जैसे ही वुडमैन और बाकी सभी मेहमानों को पूल एरिया में लाया जाता है, वुडमैन का बेटा पूल में कूद जाता है और बिजली के चपेट में आ जाता है। अपने बेटे के क्षतिपूर्ति और सहानुभूति के लिए आमिर के बड़े बेटे प्रिंस नासिर वुडमैन की कंपनी को $75 मिलियन मूल्य के तेल के हिट प्रदान करते हैं। हालांकि वुडमैन शुरुआत में इस प्रस्ताव से इंसल्ट महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके आर्थिक सलाहकार बन जाते हैं। प्रिंस नासिर प्रगतिशील सुधार के विचार के प्रति समर्पित हैं और समझाते हैं कि तेल पर निर्भरता लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। नासिर अपने देश के तेल मुनाफे का उपयोग अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने के लिए करना चाहते हैं, जो उनके पिता के रिप्रेसिव गवर्नमेंट के बिल्कुल विपरीत है। जैसे अमेरिकी हितों का समर्थन प्राप्त है, उनके पिता अमेरिकी सरकार के आग्रह पर व्हाइटिंग और अपने लॉ फर्म के मदद से छोटी मिसाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, जिससे नासिर तख्त पलट का प्रयास करते हैं। असैसिनेशन की कहानी बॉब बार्न्स एक वेटरन CIA ऑफिसर हैं जो मिडिल ईस्ट में इलीगल हथियारों के तस्करी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लगान इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फारसी और अरबी भाषा भी फ्लुएंटली बोलना सीख लिया। तेहरान में 2 आर्म्स डीलर्स को मारने के काम पर जाते समय बार्न्स को पता चलता है कि बोमाबारी में इस्तेमाल होने वाले 2 विमानरोधी मिसाइलों में से एक को एक मिस्री नागरिक की ओर मोड़ दिया गया था, जबकि दूसरे मिसाइल फट जाते हैं और दोनों आर्म डीलर्स मारे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये डीलर्स ईरानी खुफिया एजेंट हैं। बार्न्स मिसाइल चोरी के बारे में मीमो लिखकर अपने सुपरवाइजर को परेशान करता है और बाद में उसे एक डेस्क जॉब पर भेज दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक विवेक से अकस्टम्ड होने के कारण वो अपने बात कहकर गलत लोगों को शर्मिंदा कर देता है और उसे प्रिंस नासिर के हत्या का काम सौंपकर वापस मैदान में भेज दिया जाता है, जिसे CIA मिस्री नागरिक द्वारा मिसाइल हासिल करने के पीछे के वित्तपोषक के रूप में गलत पहचान देते हैं। अपने रीअसाइनमेंट से पहले बार्न्स अपने फॉर्मर CIA ऑफिसर दोस्त स्टैन गॉफ को बताता है कि वो लेबनान लौट जाएगा।
गौफ उसे हिजबुल्लाह से अपने उपस्थिति स्पष्ट करने की सलाह देता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो उनके खिलाफ काम नहीं कर रहा है। बार्न्स लेबनान जाता है, एक हिजबुल्लाह नेता से सुरक्षित रास्ता हासिल करता है और नासिर का किडनैप और हत्या करने के लिए मुसावी नाम के एक भाड़े के सैनिक को काम पर रखता है। लेकिन मुसावी एक ईरानी एजेंट निकलता है और उसने बार्न्स का किडनैप करवा लिया है। मुसावी बार्न्स को टॉर्चर करता है और उसका सर कलम करने की तैयारी करता है, लेकिन हिजबुल्लाह नेता आकर उसे रोक देता है। जब CIA को पता चलता है कि मुसावी नासिर के हत्या के एजेंसी के इरादे को प्रसारित करने की योजना बना रहा है, तो वो बार्न्स को बलि का बकरा बनाकर उसे एक रफ ऑफिसर के रूप में चित्रित करता है। बार्न्स के बॉस टेरी जॉर्ज को चिंता है कि बार्न्स नासिर के हत्या की योजना के बारे में बात कर सकता है और ड्रोन से नासिर को मारने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये अमेरिका समर्थित हत्या है। वो बार्न्स का पासपोर्ट रद्द करवा देता है, उसे काम से उसके कंप्यूटर से बाहर कर देता है और उसकी जांच शुरू कर देता है। हालांकि बार्न्स को गौफ से पता चलता है कि वाइटिंग, जो खुद को ईरान को आज़ाद करने वाले स्मिती कहने वाले व्यापारियों के एक ग्रुप की ओर से काम कर रहा है, बार्न्स को ब्लैक बॉल करने और हत्या के लिए जिम्मेदार है और वाइटिंग और उसके परिवार को धमकी देता है कि अगर उसने जांच रोकी और बार्न्स के पासपोर्ट जारी नहीं की तो वो उसे छोड़ देगा। बार्न्स मिडिल ईस्ट लौटता है और प्रिंस नासिर के कॉन्वॉय के पास पहुंचकर उसे हत्या की योजना के बारे में आगाह करता है। जैसे ही वो पहुंचता है, एक चक्कर लगा रहे प्रेडेटर ड्रोन से एक निर्देशित बॉम्ब नासिर और उसके परिवार के कार पर गिराता है, जिससे वो और बार्न्स तुरंत मारे जाते हैं। वुडमैन, जिसने पहले राजकुमार के परिवार के एक सदस्य को नासिर के कार में अपनी सीट दे दी थी, ड्रोन हमले में बच जाता है और अपने पत्नी और बचे हुए बेटे के पास घर पहुंच जाता है। वसीम की कहानी। पाकिस्तानी माइग्रेंट मजदूर सलीम अहमद खान और उनका बेटा वसीम एक कॉनेक्स रिफाइनरी में काम करने बस में सवार होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि कंपनी ने उन्हें खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। इसीलिए बेरोजगार होने के कारण मजदूरों को निर्वासन का खतरा है। वसीम बेताब होकर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे अरबी ठीक से ना बोलने के कारण नौकरी नहीं मिलती। वसीम और उसका दोस्त अपने रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अरबी सीखने के लिए एक मदरसे में दाखिला लेते हैं। फुटबॉल खेलते समय उनकी मुलाकात एक कैरिस्मेटिक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से होती है, वही व्यक्ति जिसे लापता ईरानी मिसाइल मिली थी और जो आखिर में उन्हें कॉनेक्स किलन टैंकर पर सुसाइड अटैक करते समय उस मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है। मर्जर की कहानी। बेनेट हॉलिडे डीन वाइटिंग से मिलते हैं, जिन्हें यकीन है कि किलन से कजाकिस्तान में ड्रिलिंग अधिकार हासिल करने के लिए किसी को रिश्वत दी थी। कॉनेक्स किलन के रिकॉर्ड की जांच करते समय हॉलिडे को फंड की एक वायर ट्रांसफर का पता चलता है, जो टेक्सास के ऑयलमैन और किलन के कलीग डैनी डाल्टन और कजाक ऑफिशियल्स के बीच हुए लेन देन की ओर ले जाता है। हॉलिडे कॉनेक्स किलन को अपने खोज के बारे में बताते हैं और वो इस बारे में अनभिज्ञ होने का नाटक करते हैं। हॉलिडे डाल्टन को सलाह देते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है ताकि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कॉनेक्स किलन के बाकी मामलों से मुक्त करने के लिए एक संस्था के रूप में काम कर सके। अमेरिकी अटॉर्नी डॉलन फारिश III इसके बाद हॉलिडे पर दबाव डालते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उनके द्वारा खोजी गए अवैध गतिविधियों की जानकारी दे। हॉलिडे डाल्टन को सौंप देते हैं, लेकिन फारिश कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। हॉलिडे किलन ऑयल के CEO जिमी पॉप से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि नए विभाग को जांच बंद करने और विलय की अनुमति देने के लिए एक सेकंड बॉडी की ज़रूरत है। पॉप हॉलिडे से पूछते हैं कि क्या हॉलिडे के फार्म में उनसे ऊपर की कोई व्यक्ति एडिशनल बॉडी के रूप में सफिशिएंट होगा। हॉलिडे कहते हैं हाँ, बस नाम बड़ा होना चाहिए। हॉलिडे को उनके कलीग और मेंटर सिडनी हेविट कॉनेक्स ऑयल के चेयरमैन और CEO लेलैंड ली जेनस से मिलने के लिए लाते हैं।
हॉलिडे कॉनेक्स किलन विलय की प्रक्रिया के दौरान हेविट द्वारा की गई एक गुप्त सौदे का खुलासा करते हैं। हॉलिडे ने हेविट को न्याय विभाग को दूसरे संस्था के रूप में सौंप दिया है, जिससे कॉनेक्स किलन के बाकी हिस्से की सुरक्षा हो गई है। यहाँ जेनिस अपने कंधों से बोझ उतारकर ऑयल इंडस्ट्री मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार एक्सेप्ट कर पाती है।